सो इंडो ग्रीक ये पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अबाउट सक्सेसर्स ऑफ मौर्यस। तो मौर्यस के जो सक्सेसर थे, देखिए मैं आपको जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, जो मौर्यंस थे उन लोगों का डिक्लाइन कैसे हुआ था। सो डिक्लाइन कैसे हुआ था ये आपको पता है जरूर। तो बाद के जो रूलर्स थे वो वीक थे। अगर हम देखेंगे तो मौर्यंस के अंडर बहुत बड़ा इंडिया का एक एरिया था। अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़ा यूनाइटेड इंडिया एक बनाया हुआ था मौर्यंस ने। पर बाद में जब वीक रूलर्स आए तो ये जो किंगडम था उसका बंटवारा होने लगा, और बंटवारा होने के बाद छोटे छोटे किंगडम्स जो थे, छोटे छोटे जो एरियाज थे, इस पे अलग अलग लोगों ने अटैक किया और उसको अपने कब्जे में ले लिया, उसको कैप्चर कर लिया वो एरियाज को। इसीलिए मौर्यंस जो थे ये पूरी तरह खत्म हो गए धीरे धीरे। तो मौर्यंस के जो भी सक्सेसर बने, ये कुछ दो तरह के सक्सेसर्स में इनको डिवाइड किया जाता है। एक बनते हैं नेटिव सक्सेसर और एक बनते हैं फॉरेन सक्सेसर। नेटिव सक्सेसर यानी ऐसे किंगडम्स जो इंडिया के ही थे, उन्होंने मौर्यंस के जितने भी रूलर, जितने भी एरियाज थे उस पर अटैक कर लिया और उसको जीत लिया। तो नेटिव सक्सेसर ऐसे बनते हैं, और फॉरेन सक्सेसर ऐसे थे जो बाहर से आए थे। यहाँ जैसे इंडो ग्रीक आपको किंगडम दिख रहा है, बाहर से आए थे, इन्होंने अटैक किया था और ये पार्ट जीत लिया था। सो इस तरह से दो सक्सेसर बनते हैं मौर्यंस जाने के बाद। सो देखते हैं नेटिव सक्सेसर में हम किस किस को स्टडी करते हैं एंशियंट इंडिया में। सुंगा एक बनते हैं, एक कानवास डायनेस्टी बनती है, एक सातवाहन डायनेस्टी बनती है, एक छेती या फिर छेदी डायनेस्टी बनती है। फॉरेन सक्सेसर भी चार तरह के हमें देखने मिलते हैं। एक बनते हैं इंडो ग्रीक, एक बनते हैं शकाज, एक बनते हैं पार्थियंस और एक होते हैं कुषाण। सो इस तरह से इतने लोगों ने बांट लिया था। एक तरह से हम देखते हैं तो जैसे इंडो ग्रीक के बाद शकाज आए, पार्थियंस आए, कुषाण आए, तो ये सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये मौर्यंस के बाद के पूरे किंगडम्स है या फिर रूलर्स है जो इंडिया में आके रूल करते हैं, और इंडिया का ये सब लोग कहलाते हैं पोस्ट मौर्यंस। सो इनमें आज हम जिनको स्टडी करने वाले हैं वो होते हैं इंडो ग्रीक। सो इंडो ग्रीक हम आज स्टडी करेंगे। इंडो ग्रीक सबसे पहले शुरुआत करेंगे। इंडो ग्रीक जो है, इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम इंट्रोडक्शन से लेके हर चीज़ यहाँ पे स्टडी करने वाले, इवन डिक्लाइन कैसे हुआ इंडो ग्रीक का ये भी हम स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूँ एक बार। मैप में आप देख सकते हैं कि ये जितना भी रीजन है ये मौर्यंस जाने के बाद का है। तो यहाँ पे ये जो आपको पूरा एक एम्पायर दिख रहा है, ये जो आपको किंगडम दिख रहा है, ये इंडो ग्रीक का है। तो इंडो ग्रीक ने इतना बड़ा जो रीजन था इसको अपने अंडर ले लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये पूरा जो रीजन था ये इंडो ग्रीक का होने के साथ साथ हम ये आज के लेक्चर में इंडो ग्रीक को स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज, है ना, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, मौर्य जो था वो, तो नॉर्दर्न इंडिया जो था वो अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। यहाँ पे आप इस मैप में भी देख सकते हैं। जो मगध रीजन था, यहाँ पे जो मगध रीजन है, ये मगध रीजन जो यहाँ आता है, मगध रीजन जो है वो, उसमें शुंगा जो थे, सुंगा लोगों को मिल गया, और 185 बीसी के आसपास सुंगा उस पावर में आ गए मगध रीजन के। उसके बाद देखते हैं कि जो कानवाज थे, कानवाज सुंगाज के बाद कानवाज आ गए, तो कानवाज आ जाते हैं उस रीजन में, है ना, सुंगा को हरा के। और उसके बाद उनको हरा दिया सातवाहना ने, और सातवाहना जो थे ये यहाँ पे आ जाते, देखिए आप देख सकते हैं सातवाहना। तो सुंगा ऊपर ही रह गए। फिर ये धीरे धीरे ये जो रीजन था ये पूरा सातवाहना के अंडर आ गया। तो सातवाहना जो थे वो डेक्कन के ही थे ओरिजिनल, और उन्होंने जो यहाँ मगध का रीजन था वो जीत लिया था। सो इस तरह से अलग अलग रीजन पे अलग अलग रूलर्स हमको देखने मिलते हैं। तो ये सबको हम आगे स्टडी करेंगे मगध रीजन, बट अभी हम नॉर्दर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में देख रहे हैं। सो अब दूसरी अगर हम बात देखते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट की अगर बात करें, ये नॉर्थ का नॉर्थ वेस्ट पार्ट, यहाँ पे अटैक होता था सेंट्रल एशिया से। जो सेंट्रल एशिया के लोग थे, या फिर दूसरी बात ये बता दूं आपको कि नॉर्थ वेस्ट हो, तो सेंट्रल एशिया से हो या फिर नॉर्थ वेस्ट से हो, तो यहाँ से ये लोगों पे अटैक किए जाते थे इधर के रीजन पे, मौर्यंस के। दूसरी बात ये कि इंडो ग्रीक्स जो थे इनको ग्रेको इंडियन भी कहा जाता है, और ये 180 बीसी के आसपास इंडिया में आते हैं ऐसा माना जाता है। अब हम आगे ये डेट्स जो इसे और भी कंफर्म करेंगे। सो ऐसा माना जाता है। तो जो ग्रेको बैक्ट्रियन किंग थे जिनका नाम था डेमेट्रियस, सो डेमेट्रियस जो थे उन्होंने इंडिया पे अटैक किया और ये रीजन जीत लिया। सो डेमेट्रियस से शुरुआत होती है, किंग डेमेट्रियस से, जो अटैक कर लेते हैं इस पार्ट पे मौर्यंस के। सो मौर्यन का जो ये जो पार्ट था ये इंडो ग्रीक लोगों ने जीत लिया, और यहाँ से अपना रूल शुरू करते हैं वो लोग। उसके बाद हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर ने भी एक बार इन्वेड किया था, ग्रीक से ही थे, आपको ये भी पता है। अलेक्जेंडर पे मैं अलग से एक मेसोडोनियन या फिर अलेक्जेंडर का इन्वेजन भी हम लेक्चर ले चुके हैं। तो अलेक्जेंडर के बाद अगर हम देखते हैं तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है सब कॉन्टिनेंट का, उसको काफी लोगों ने अटैक किया था, जैसे कि सेलिकस निकेटर। सेलिकस निकेटर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि अलेक्जेंडर के वो एक जनरल थे, जिन्होंने, अलेक्जेंडर जब वापस लौट गए तो सेलिकस निकेटर ने अटैक करके वो रीजन जीत लिया था। अब ये थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जा रहे हैं, और ज्यादा बैकग्राउंड में। उसके बाद यहाँ पे बनाया जाता है सेल्यूसिड एम्पायर। सेल्यूसिड एम्पायर जो था ये सेलिकस निकेटर का एम्पायर था, ये एक एम्पायर बनता है। उसके बाद सेल्यूकस का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य पे जब सेल्यूकस
अटैक करते हैं जो, या फिर इन दोनों में जब अटैक होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा पार्ट, अगर लार्ज पार्ट देखते हैं हम, तो वेस्ट ऑफ इंडस से लेके, जिसमें हिंद कुश भी आता है, यानी प्रेजेंट डे का अफगानिस्तान का पार्ट और बलूचिस्तान का पार्ट, ये मौर्यन किंग जीत जाते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इन्होंने ये जो अटैक हुए थे ये जीत गए थे चंद्रगुप्त मौर्य, और कुछ हाथी दिए थे और उसके बदले यहाँ पे इनको बहुत बड़ी एक एरिया मिला था, बहुत बड़ी एक लैंड मिली थी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत बड़ा एक किंगडम मिला था। सो ये चीज़ें हम तो पढ़ चुके हैं। तो सेल्यूकस निकेटर का जो कॉन्फ्लिक्ट था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं और सेल्यूकस निकेटर जो है वो हार जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे-धीरे क्या हुआ, तो मेगास्थेनिस जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भी भेजे गए, ये भी हमने चीज़ें देखी, और ग्रीक रेसिडेंट्स जो थे मौर्यन कोर्ट्स में आके रह रहे थे। उनमें से कुछ नाम है, डिमैकस हो गए या फिर डायोनिसियस हो गए। डायोनिसियस या फिर डेमाकस, ये भी कुछ लोग थे जो दरबार में आके रहते थे, जिस तरह से मेगास्थेनिस रहते थे। मेगास्थेनिस का क्या महत्व है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उन्होंने इंडिका लिखी है, जो एक सोर्स बनता है मौर्यन एम्पायर के जानकारी का। उसके बाद दूसरी बात ये बता देता हूँ कि जो ग्रीक पॉपुलेशन थी, वो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रहती थी, उन्होंने उन ये चीज़ें हमको पता चलती है एग्ज़ैक्टली, जो मौर्यन एम्पायर के जो जो अशोक थे, अशोक एक रूलर थे, उन वो जो भी एडिक्ट्स लिखते थे, रॉक पे जितनी भी चीज़ें वो लिखते थे, वो चीज़ों से हमें पता चलता है कि ग्रीक पॉपुलेशन नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ऑलरेडी रहती थी जब मौर्यंस थे तब भी। यानी इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में ग्रीक रहते थे, तो धीरे-धीरे तो वो अटैक कर ही सकते थे, जब जैसे-जैसे मौर्यंस के जो रूलर्स थे वो वीक होते हुए दिखेंगे उसके, यानी अशोक के बाद हम कह सकते हैं। मौर्यंस जो थे उनका एक डिपार्टमेंट भी था, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जिससे वो फॉरेनर्स के जो एंटरटेनमेंट या फिर फॉरेनर्स की केयर करने के लिए भी, यानी फॉरेनर्स जो है वो विजिट करते रहते थे हमेशा मौर्यंस को, ये भी हमें यहाँ पता चलता है। एंशिएंट इंडियन सोर्सेज जो है उसमें ये भी कहा गया है कि ग्रीक्स जो है उनको यवना कहा गया है संस्कृत में, या फिर योनाज कहा गया है पाली में, यानी इनका जिक्र किया गया है, ग्रीक्स का आना जाना लगा रहता था मौर्यंस के वक्त भी। अब ये सब लगा हुआ रहता था, कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे थे, मौर्यन पीरियड से ही ग्रीक के कॉन्टैक्ट्स थे। उसके बाद हम देखते हैं तो जैसे-जैसे मौर्यन रूलर्स थे ये वीक होते गए, तो उसके बाद ये लोगों ने अपना जो किंगडम था इसे एस्टैब्लिश करना शुरू किया, और यहाँ पे आते हैं पहला किंगडम जिनका नाम है इंडो ग्रीक किंगडम। इंडो ग्रीक किंगडम जो है, इसकी जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इंडो ग्रीक किंगडम जो है इसको रूल किया था ओवर 30 हेलेनिस्टिक ग्रीक किंग्स, है ना। तो इतने 30 राजा अब तक रूल कर चुके हैं इस इंडो ग्रीक किंगडम को। सो नॉर्थ वेस्ट में ये कहा जाता है, तो नॉर्थ इंडिया में फ्रॉम सेकेंड सेंचुरी बीसी टू द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेंचुरी बीसी इतने लोगों ने रूल किया हुआ है। बट अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत सारे लोगों को यहाँ पे स्टडी करने की जरूरत नहीं है, 30 से भी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे रूल किया हुआ है ना। तो ग्रीक यानी हेलेनिस्टिक भी कहा जाता है उनको। सो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरी है उतना हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं, जो किंगडम था स्टार्टेड व्हेन ग्रेको बैक्ट्रियन किंग डेमेट्रियस, तो मैं ये आपका इनका नाम ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। डेमेट्रियस जो थे, जो कि सन थे एथिडेमस फर्स्ट के। सो इन्होंने यहाँ पे अटैक करके इंडो ग्रीक किंगडम के इंडिया में शुरुआत की थी। अराउंड 180 बीसी की ये बात है, और उन्होंने सदर्न अफगानिस्तान को जीत लिया था और पंजाब का कुछ पार्ट भी यहाँ पे जीत लिया था, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं इस मैप में। उसके बाद दूसरी बात ये बता दूं कि इंडो ग्रीक किंग जो थे इम्बाइब्ड इंडियन कल्चर एंड बिकेम पॉलिटिकल एंटिटीज विद अ मिक्स ग्रीक एंड इंडियन कल्चर, है ना। तो वो जो इंडियन कल्चर था उसमें ढल गए, और ये जो इनका कल्चर दिखता था, एक मिक्स कल्चर दिखता था, इंडियन और ग्रीक का मिक्स कल्चर, इसलिए इसको इंडो ग्रीक कहा जाता है ना। तो इंडियन भी और ग्रीक भी, इस तरह का ये कल्चर था, ऐसे इस तरह से वो ढल गए इस कल्चर में, इंडियन कल्चर में। सो अबाउट 25 ईयर्स इंडो ग्रीक किंगडम्स जो थे वो अंडर एथुडेमिड रूल रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे नए नए जो रूलर्स थे वो आते गए। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रूलर का मैंने आपको एक नाम बता दिया। उसके बाद इंडो ग्रीक के बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इंडो ग्रीक जो थे वो फर्स्ट रूलर्स थे जिन्होंने इशू किया था गोल्ड कॉइन इंडिया में। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ये वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि पहले कौन सबसे पहले किसने इंडिया में गोल्ड कॉइन्स का इशू किया था, इशुएंस दिखाया था या फिर इशू किए थे गोल्ड कॉइन्स को, तो उसका आंसर है इंडो ग्रीक्स। अब इसमें कोई आपको कंफ्यूजन की जगह नहीं रखनी है, कहीं कहीं पे कुशान भी दिया हुआ है, बट कुशान जो है वो इसके एविडेंस बहुत ज्यादा नहीं है, या फिर ये चीज प्रूव नहीं हो पा रही है, बट इंडो ग्रीक्स तो थे, ये चीज यहाँ पे प्रूव होती है काफी सारे एविडेंस से। सो हमें याद रखना है कि गोल्ड कॉइन इशू करने वाले इंडो ग्रीक थे। उसके बाद ज्यादातर जितने भी कॉइन्स हैं जो हमें मिले हैं, जो ये किंग्स थे उनके, वही हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनता है इन लोगों का, जो इंडो ग्रीक्स थे इनके, क्योंकि उनके कॉइन्स पे ही इस तरह के पिक्चर्स या फिर जो भी लिखा होता था उससे हमें पता चलता है कि किस तरह का उनका रहन सहन होगा, ये चीज है। दूसरी बात ये है कि कॉइन्स हैव बीन फाउंड विद इंडियन एंड ग्रीक इंस्क्रिप्शन, है ना। तो
इंडियन और ग्रीक इंस्क्रिप्शन दोनों इसमें लिखे जाते थे, यानी ये इंडियन लैंग्वेज हो गई या इंडियन स्क्रिप्ट हो गई, इसका भी इस्तेमाल करते थे, ग्रीक चीज़ों का भी इस्तेमाल करते थे, इसलिए ये इंडो ग्रीक कहलाते हैं, एक और बार अपना पता चलता है। काफ़ी सारे इस पे इमेजेस भी दिखते हैं इंडियन डाइटीज़ की, इंडियन जितने भी हमारे गॉड्स हैं, जो जिनकी हम पूजा करते हैं, उनकी भी इमेजेस देखने मिलती है हमें इंडो ग्रीक के जो कॉइन्स थे उस पे। उसके साथ-साथ मोस्ट ऑफ द इंडो ग्रीक किंग्स जो थे वो बुद्धिस्ट थे, और बुद्धिज़्म जो था इस वक़्त बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था इंडिया में, ये भी यहाँ पे हमें देखने मिलता है। बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, बुद्धिज़्म को यहाँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया था इंडो ग्रीक्स ने। दूसरी बात ये है कि ग्रीक इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादातर हमें कहाँ देखने मिलता है, तो आर्ट और स्कल्पचर में। आर्ट यानी जितना भी ये आर्ट करेंगे उस पे हमें देखने मिलेगा, और दूसरी बात है स्कल्पचर यानी जो मूर्तियाँ है वो ग्रीक इन्फ्लुएंस की दिखती है हमें, ग्रीक उसमें हमें एक तरह से रिफ्लेक्शन दिखता है ग्रीक कल्चर का, या फिर ग्रीक जो भी आर्ट है या स्कल्पचर मेकिंग जो भी है वो ग्रीक दिखता है हमें। सो इस स्कूल को कहा जाता है, ये जो स्कूल होगी इसको कहा जाता है गांधारा स्कूल। सो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये ग्रीक लोगों की एक तरह से स्कूल है जो इनके वक्त डेवलप हुई थी, ये चीजें हमें पता चलती है जो हम आगे स्टडी करेंगे। सो ये जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है ये आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ती है, स्कल्पचर की स्कूल है, ये जो मूर्तियां बनाते हैं उनके अलग अलग फीचर्स है अलग अलग स्कूल्स की। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो पर्टिकुलरली ग्रीक इन्फ्लुएंस में ही बनी हुई है, यानी आपको उनके मूर्तियों में जो ग्रीक लोगों का जितना भी एक आर्ट है वो आपको यहाँ पे दिखता है। सो ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, कभी कभी इस पे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। अब हम एक रूलर जो है इनको पढ़ लेते हैं डिक्लाइन पढ़ने से पहले। तो मिनेंडर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर बनते हैं, मिनेंडर फर्स्ट। इनका रीन जो है ये माना जाता है 165 से या फिर 155 बीसी से लेके तो 130 बीसी तक। ये डेट्स में कंफ्यूजन है कि इनका रीन कब शुरू हुआ, बट 130 बीसी तक ये रहे, ये एविडेंस हमें पता चलते हैं। तो 165 कहीं कहीं दिया है, कहीं 155 दिया है, तो इस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। सो ये एक इनका रीन माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिनेंडर फर्स्ट जो थे सोटर, इनका ये पूरा नाम है, और वाज आल्सो नोन एज मिनेद्रा। तो मिनेद्र भी कहा जाता है इनको, मिनेद्र या फिर मिलिंद भी कहा जाता है, पाली में इनको मिलिंदा कहा जाता है मिनेंडर को। सो ये एक रूलर बनते हैं, यहाँ पे इनकी आपको स्कल्पचर में बनी हुई पिक्चर दिख रहा है, तो उस वक्त तो आपको पता है कि ये सब चीजें तो अवेलेबल नहीं थी, कैमराज एंड ऑल, तो स्कल्पचर से ही हम देख सकते हैं किस तरह से दिखते होंगे। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है इनको पढ़ना क्योंकि ये कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज्म में। मैं ऑलरेडी आपको बुद्धिस्ट जो हम स्क्रिप्चर्स देख रहे थे, लिटरेचर देख रहे थे, उसमें मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूँ कि मिनेंडर का महत्व या फिर मिलिंदा का महत्व। बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। उसके साथ-साथ उन्होंने काफ़ी ये जो बुद्धिज्म है इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था इस रिलीजन को। तो ये एक चीज़ है, इनके वक़्त काफ़ी डेवलप भी हुआ था। ही डाइड इन 130 बीसी है ना, तो इनकी डेथ 130 बीसी में, इसलिए हमें ये पता चलता है कि मिनेंडर का रेंज जो रहा है ये 130 बीसी तक रहा। ये जाने के बाद इनका जो बेटा था जिसका नाम था स्ट्रैटो फर्स्ट, स्ट्रैटो फर्स्ट इनके सक्सेसर बनते हैं इंडो ग्रीक्स में, तो इंडो ग्रीक में स्ट्रैटो फर्स्ट का रूल शुरू हो जाता है। मैं आपको जैसे कि बता चुका हूँ लगभग 30 रूलर्स यहाँ पे आए, बट इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है। मिनेंडर के ऊपर कभी-कभी क्वेश्चन आ सकता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ बुद्धिज्म। दूसरी बात ये है कि मिलिंदपना, निलिंदपना जो है ये 100 बीसी के अराउंड इसे बनाया गया, एग्जैक्ट डेट हमें अभी इसके रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है। सो ये मिलिंदपना में डायलॉग्स दिए हुए हैं बिटवीन मिलिंदा एंड बुद्धिस्ट सेक नागसेना। सो बुद्धिस्ट मॉन्क थे एक नागसेना, ये और दूसरे हैं मिलिंदा। ये बुद्धिज्म के बारे में पूछते हैं नागसेना को, और नागसेना जो थे ये अपने आंसर्स देते हैं, और यही चीज़ों के डायलॉग्स जो ये मिलिंदपना नाम की जो बुक है उसमें लिखे जाते हैं, जिससे हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ओरिजिनली इसे संस्कृत में लिखा गया था, और द पाली वर्जन जो है ये एक ही वर्जन अभी हमारे पास अवेलेबल है। बाद में इसको पाली में भी लिखा गया, बट संस्कृत वाला जो वर्जन है ये अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पाली में जो लिखा गया था वो वर्जन हमारे पास अवेलेबल है। हम ये भी देख सकते हैं कि जो मिलिंद थे इनके जो भी काम, जो भी इनके वर्क थे जितने भी, जैसे कि वो वाइज थे, बहुत ज़्यादा लर्न थे, उसके साथ साथ एबल किंग थे ना, बहुत ज़्यादा एक अच्छे योद्धा या फिर अच्छे राजा माने जाते थे। तो ये सब चीज़ें हमें मिलिंद पन्हा से पता चलती है। दूसरा बात ये है कि आखिरी में उसके ये भी लिखा है कि मिलिंदा जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं बुद्धिज्म को और कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहले बुद्धिज्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं नागसेना से, बाद में वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू बुद्धिज्म। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें मिलिंदपना से पता चलती हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इंडो ग्रीक्स के बारे में, एक रूलर। अब हमें आखिरी में ये देखना है कि इन लोगों का डिक्लाइन कैसे हुआ, ये लोग इस देश से किस तरह से
चले गए, इनका किस तरह से खात्मा हुआ। सो इंडो ग्रीक किंगडम का यहाँ पे हम डिक्लाइन जब देखते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लास्ट इंडो ग्रीक किंग जो थे उनका नाम था स्ट्रैटो सेकेंड। स्ट्रैटो सेकेंड जो थे उन्होंने पंजाब का जो रीजन था उसमें रूल किया था अंटिल 55 बीसी, ऐसा माना जाता है। कुछ कुछ कहते हैं कि 10 एडी तक ये रहे, तो ये भी डेट्स कंफर्म नहीं पता है, बट हमको ये डेट्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, तो ये इसके डेट्स के ऊपर काफी कंफ्यूजन चलते रहते। तो डेट्स का एंशियंट हिस्ट्री में तो भी आपको काफी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एंशियंट टाइम पे इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, इतने एविडेंस नहीं मिलते डेट्स को लेके। सो आखिरी रूलर ये थे। दूसरी बात ये है कि उनका जो रूल था ये एंड हो जाता है, क्यों, क्या रीजन थे, तो इंडोसीथियंस जिनको शकाज कहा जाता है ये आ जाते हैं इंडिया में, ये अटैक कर देते हैं इन लोगों पे और इनका जितना भी किंगडम था इसे अपने अंडर ले लेते हैं, उस पे कब्जा जमा लेते हैं शकाज। तो शकाज आए और जो इंडो ग्रीक्स थे ये चले गए। इट इज बिलीव दैट ग्रीक पीपल lived for several centuries more in India under the Indo-Parthians and Kushans, है ना। सो हम देखते हैं कि ग्रीक रूलर्स जितने भी ग्रीक लोग थे वो इंडिया में अगर हम देखते हैं तो जितने इंडो ग्रीक किंगडम के वक्त नहीं रहे उतने यहाँ पे हमें देखने मिलते हैं कि वो इंडोसीथियंस यानी शकाज के वक्त तो रहे ही, बट सबसे ज्यादा टाइम तक वो रहे पार्थियन और जो कुशान लोग थे उनके टाइम पे। सो ये एक तरह से डिक्लाइन हो जाता है इंडो ग्रीक किंगडम का और धीरे धीरे हमें ये सब चीजें पता चलती है कि किस तरह से इस जगह पे फिर कौन आने लगा, तो इस जगह पे इंडोसीथियंस या फिर जिनको हम कहते हैं शकाज ये आने लगे। सो अगले लेक्चर में हमें शकाज को पढ़ना है, तो यहाँ पे हम इंडो ग्रीक को कंप्लीट कर चुके हैं, अगले लेक्चर में हम शकाज, पार्थियन, कुशान इनको पढ़ेंगे। अब हम फॉरेन सक्सेसर को स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम इंडो ग्रीक को स्टडी कर चुके हैं, अब हम शकाज को स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले शकाज यहाँ पे जब हम स्टडी करते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि शकाज का जो रूल था ये शुरू होता है जब ये लोग अटैक कर देते हैं इंडो ग्रीक के जो भी रीजन था उस पे, और वो रीजन को अपने अंडर ले लेते हैं। सो इस तरह से शकाज का जो रूल था ये शुरू हुआ। शकाज एक डायनेस्टी बनती है। तो अब हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इंफॉर्मेशन लेने से पहले मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ जिसमें शकाज जो थे, शक जिन्हें कहा जाते हैं, उन लोगों ने रूल किया था। सो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ये जो आपको यहाँ इंडोसीथियन किंगडम लिखा हुआ है ये शकाज की डायनेस्टी था, ये शकाज का रीजन था। तो इंडोसीथियन भी कहा जाता है जो शकाज थे उनको। सो ये सब इंफॉर्मेशन हम अभी लेने वाले हैं डिटेल में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम क्या है। इंट्रोडक्शन में आपको ये बता दूं कि जैसे जैसे मौर्यन एम्पायर खत्म होने लगा तो नॉर्थ वेस्ट का जो इंडिया था ये कॉन्स्टेंटली अटैक करते थे इन पे सेंट्रल और वेस्ट एशिया के यूरोपियंस, सॉरी रूलर्स। ये आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, क्योंकि ये जो एरिया, ये एरिया जो आपको दिख रहा है ये मौर्यन का एरिया तो बहुत बड़ा था, ये पूरा मैप ही था एक तरह से देखा जाए तो, एकदम एक्सट्रीम साउथ छोड़ के। तो यहाँ ये जो आपको नॉर्थ वेस्ट का दिख रहा है इस पे अटैक करते थे जो लोग आते थे सेंट्रल एशिया से या फिर वेस्ट एशिया से, ये लोग इस पे अटैक करते थे और यहाँ पे अपना किंगडम जमा लेते थे। तो इनके पहले जिन्होंने यहाँ अपना किंगडम जमाया था उनका नाम था, उनका किंगडम को कहा जाता था इंडो ग्रीक। अब इनको कहा जाता है इंडोसीथियन जिनको शकाज भी कहा जाता है। इंडो ग्रीक जो थे उनका रूल लगभग 180 बीसी से लेके तो 55 बीसी तक चला, काफी लंबा रूल चला एक तरह से अगर देखा जाए तो इंडो ग्रीक का भी। और इंडो ग्रीक का रूल खत्म हुआ जब आए इंडोसीथियन किंगडम या फिर शकाज। तो शकाज जिनको शकाज भी कहा जाता है या सकाज भी कहा जाता है, अलग अलग स्पेलिंग्स अलग अलग जगह लिखे हो सकते हैं, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं ये इंग्लिश में नहीं लिखी गई है ओरिजिनली, तो यहाँ पे इंग्लिश में उनके स्पेलिंग अलग अलग हो सकते हैं। तो आप एग्जाम में कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी स्पेलिंग यूज कर सकते हैं। उसके बाद इंडोसीथियंस भी इनको कहा जाता है। इन्होंने नॉर्थ वेस्ट जो है उस पर अटैक किया इन फर्स्ट सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स, है ना। तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी के बाद का जो समय है उसमें ये लोग अटैक करते रहे, ये भी हमें पता चलता है। जो पहली सदी थी बीसी उसमें, सो ये जगह जो पहले हुआ करती थी इंडो ग्रीक की, अब इस अटैक से ये बन जाती है जो इंडोसीथियन थे उन लोगों की। अब हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया कि शकाज किस तरह से यहाँ पे आते हैं। अब हम देख लेते हैं ओरिजिन, ये शकाज जो थे ओरिजिनली कौन थे, ये कहाँ से आए थे और कौन थे, ये चीजें हम स्टडी कर लेते हैं। ओरिजिन ऑफ शका एरिया, सबसे पहले सीथियंस, इनको कहा जाता है सीथियंस, और जिनको शकाज कहा जाता है इंडियन सोर्सेस में। इंडिया में जितने भी सोर्सेस हमको मिले, लिटरेरी सोर्सेस या जो भी साहित्य किताबें जितनी भी चीजें मिली है, वहाँ इनका नाम शकाज लिखा गया है और सीथियंस लिखा जाता है बाहर के देशों में। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लोग ईरानियन नोमैडिक पैस्टोरल ट्राइब्स थे। ईरानियन नोमैडिक पैस्टोरल ट्राइब्स जो होते हैं ये क्या होता है मैं आपको अभी ये आइडिया दे देता हूं। सो ईरानियन नोमैडिक पैस्टोरल ट्राइब, ईरानियन यानी ईरान से आए हुए लोग, नोमैडिक यानी जो खानाबदोश लोग होते, एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले, घूमने वाले लोग,
अपने जितना भी उनका ऑक्यूपेशन है उसके तलाश में वो ईरान के थे। अब उनका ऑक्यूपेशन एक तरह से पैस्टोरल थे। पैस्टोरल यानी जो चरवाए होते हैं ना, तो जो अपने घोड़े को या फिर अपने जो भी जानवर है, जो पशु है, जो उन्होंने पाल के रखे, उन्हें जो चराने के लिए अलग-अलग जगह पे जाते हैं, ऐसे लोग, ये नोमैडिक जो एक जगह नहीं रहते, एक अलग-अलग जगह पे अलग-अलग जगह अपनी बदलते रहते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो ये इस तरह के लोग हुआ करते थे। ये इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं, ये सीथियंस हैं जो ईरानियन थे। दूसरी बात ये है कि जब सेकंड सेंचुरी बीसी आती है, सेकंड सेंचुरी जो दूसरी सदी थी बीसी, उसमें सेंट्रल एशिया नोमैडिक ट्राइब्स जो है और जो चाइनीज़ की जो ट्राइब्स है, चाइना की कुछ ट्राइब्स थी या फिर सेंट्रल एशिया की कुछ नोमैडिक ट्राइब्स थी। नोमैडिक ट्राइब्स अब आप समझ चुके हैं कौन होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा चेंज करने वाले लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो लोग कुछ चाइना के, कुछ सेंट्रल एशिया के, ये लोगों ने जो प्रेज़ेंट डे कज़ाकिस्तान का एरिया है ना? तो उसको इन लोगों ने अटैक कर लिया और ये जो कज़ाकिस्तान का एरिया था, यहाँ पे रहते थे सिथियंस। अब सिथियंस के ऊपर अटैक हो गया और सिथियंस की जगह यहाँ से नॉर्मली चले गई। तो इ इस कारणवश जो सिथियंस है, इनको मूव करना पड़ा अपनी जगह छोड़ के और ये आ गए बैक्ट्रिया या पार्थिया की तरफ। अब यहाँ पे पार्थिया और बैक्ट्रिया जो रीजन आता है, इस रीजन की तरफ सिथियंस बढ़ने लगे। हम ये पार्थियन और बैक्ट्रियन रीजन नॉर्मली कह सकते हैं। पार्थियन रीजन मेनली जो अफ़गानिस्तान, काबुल का रीजन है, वो वहाँ से होते हुए ये इंडिया में आ सकते हैं ना, तो यहाँ से होते हुए ये इंडिया में आ सकते थे। तो यही पहले इन्होंने अटैक किया इधर के जो एरियाज़ थे उन पे, जहाँ पे पार्थियंस और फिर बैक्ट्रियंस रहा अपना रूल किया करते थे, उनको हरा दिया सीथियंस ने। पार्थियन किंग को जब हरा देते हैं ये सीथियंस, तो वो इंडिया की तरफ बढ़ने लगते हैं और इंडिया पे वो अटैक करके इंडिया में अपनी जो टेरिटरी है वो फिक्स कर लेते हैं और उनकी टेरिटरी बनती है ये, और इस तरह से ये एंटर हो गए इंडिया में इंडो-सिथियंस, है ना? तो आप देख सकते हैं लिंक कैसी लगी हुई है। तो सबसे पहले सेंट्रल एशिया के नोमैडिक ट्राइब्स और फिर चाइना के जो ट्राइब्स है, वो लोगों ने अटैक कर लिया सिथियन के जगह पे, इसलिए सिथियन मूव कर गए। सिथियन मूव होने के बाद उन्होंने बैक्ट्रिया और पार्थिया पे अटैक कर दिया और वहाँ से होते हुए वो उन लोगों को हराते हुए सिथियंस इंडिया में आ गए। सिथियंस इंडिया में आ गए तो इन लोगों ये भी जो इंडिया का कल्चर था उसमें ढलने लगे। इसी कारणवश इन्हें भी इंडो-सिथियंस कहा गया। जैसे ग्रीक लोग ढल गए तो उन्हें इंडो-ग्रीक कहा गया। तो ये जो सिथियंस थे ये इंडिया में जब माइग्रेट कर गए तो इन्हें इंडो-सिथियंस भी कहा जाता है, इनको शकाज़ भी कहा जाता है। शकाज़ का जो किंगडम था या इंडो-सिथियन का जो किंगडम था, ये आपको बता दूँ, ये इंडो-ग्रीक से भी बड़ा था। इंडो-ग्रीक का जो किंगडम होगा वो मैंने आपको पिछले मैप में दिखाया था, उससे भी बड़ा किंगडम ये था, क्योंकि यहाँ जो आपको क्षत्रप्स दिख रहे हैं, ये क्षत्रप्स भी इन्हीं के रीजन है। तो अलग-अलग रीजन इन्होंने भी यहाँ पे एक्सटेंड भी किए थे। तो इस तरह से काफ़ी सारा बड़ा रीजन ये लोग एक्वायर कर लिए थे, इन्होंने कैप्चर कर लिया था और इंडिया में हम जो है हमारा देश, इसमें एक और नया डायनेस्टी, एक और नया किंगडम एंटर कर गया जिसे कहा जाता है शकाज़ या फिर सिथियंस। उसके बाद इनके कुछ हम इम्पोर्टेंट रूलर्स पढ़ लेते हैं। रूलर्स काफ़ी होके गए, बट हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं उन्हें ही स्टडी करना है, क्योंकि हमें बहुत यहाँ पे जो इस तरह के टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट रूलर्स नहीं, इन पे कभी क्वेश्चन भी नहीं आते और इनकी जानकारी भी पूरी तरह से अच्छे से कहीं पे है नहीं डिटेल में, क्योंकि सोर्सेस ही नहीं मिले। तो इम्पोर्टेंट जो रूलर्स हैं जिनके बारे में हमें सोर्सेस मिलते हैं या फिर जो हमें एग्जाम में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती है, वही हम यहाँ पे स्टडी करते हैं सबसे पहले। तो आइए शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट रूलर्स से। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर हम यहाँ पढ़ते हैं वो है माओइस्ट। ओके, तो इसका प्रोनाउंसिएशन अलग-अलग हो सकता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो उनके लैंग्वेज में लिखी गई है। तो यहाँ पे मैं इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो माओइस्ट करता हूँ। माओइस्ट जो थे, इनका रीन जो चला, इन्होंने जितना टाइम रूल किया वो 98 या फिर 85 बीसी से लेके तो 60 या फिर 57 बीसी तक माना जाता है। तो यहाँ पे बहुत एग्ज़ैक्ट डेट्स नहीं हैं। तो जितनी भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें ये 2 डेट्स हमें देखने मिलती है। ओके, अलग-अलग सोर्सेस यहाँ पे रह सकते हैं डेट के लिए, तो इसके ऊपर डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएँगे नहीं, क्योंकि ये डेट में कन्फ्यूजन होते हैं अलग-अलग सोर्सेस को लेके। तो मैंने आपको जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेट्स है वो दोनों बता दिए। तो माओइस्ट जो थे उनको मोगा भी कहा जाता है, मोगा। तो ये अर्लीएस्ट, सब ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले ये इंडो-सिथियन किंग बनते हैं मोगा या फिर माओइस्ट। तो मेन इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं, ही रूल्ड ओवर गांधार। जो गांधार का रीजन है, गांधार, गांधार का रीजन आ जाता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। एक तरह से अगर हम देखेंगे तो उस टाइम पे इंडिया में गांधार करके एक रीजन आता था, बट आज पार्टीशन के बाद ये जो गांधार का रीजन है ये पाकिस्तान में चला गया है। तो गांधार और अफ़गानिस्तान में भी ये रीजन चला गया। तो इंडिया अफ़गानिस्तान से लेके तो पाकिस्तान बहुत बड़ा एक टेरिटरी था। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ही इन्वेडेड इंडो ग्रीक टेरिटरीज़, है ना? तो इंडो ग्रीक टेरिटरीज़ पे उन्होंने अटैक करने की कोशिश की जितनी भी थी। अब देखिए, इंडो ग्रीक भी थे, ये लोग भी थे, तो
पूरी इंडो ग्रीक की ये टेरिटरी नहीं जीत पाए, बट काफ़ी सारी ये जीत गए, बट अनसक्सेसफुली इन्होंने ये कोशिश की थी। उसके बाद हम अगला ये देखते हैं कि उनका जो कैपिटल था वो शिरकाप था। शिरकाप यानी पंजाब, जो कि पाकिस्तान में आता है। पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, जिस तरह से इंडिया में पंजाब है। सो वहाँ पे शिरकाप नाम नाम की एक जगह है, वो भी वहाँ पे भी माओइस्ट जो है ये रूल किया करते थे। सो इन्होंने कोशिश की, बट सक्सेसफुल नहीं रहे कि इंडो ग्रीक को ये हरा दी। तो ये इंडो ग्रीक के बाहर वाली जो टेरिटरी है उसमें ही ये रूल करते रहे। फिर आगे के जो आए सिथियंस, उन्होंने ये एरिया अपने अंडर लेना शुरू किया। सो शुरुआत होती है माओइस्ट से। उसके साथ साथ काफ़ी सारे माओइस्ट ने जो कॉइन जितने भी कॉइन इशू किए थे उसमें बुद्धिस्ट और हिंदू सिंबल्स भी देखने मिलते हैं। ये सबसे बड़ी एक खासियत होती है इनके कॉइन की, क्योंकि ये ज़रूर ये जो कल्चर था, बुद्धिस्ट कल्चर हो या हिंदू कल्चर हो, इससे काफ़ी ज़्यादा ये आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस थे, या फिर ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थे इसके तरफ। सो इस कारणवश वो इन्हें मानते थे, और वो सिंबल्स भी उन्होंने अपने कॉइन्स पे भी रखे थे। लैंग्वेजेस जो इस कॉइन में यूज़ की गई है वो है ग्रीक और खरोस्ती। खरोस्ती लैंग्वेज के बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, और ग्रीक की लैंग्वेज तो आपको पता ही है। तो ये लैंग्वेजेस में चीज़ें लिखी जाती थी, इंस्क्रिप्शंस या फिर जो भी आप कहेंगे कॉइन पे जितना भी चीज़ें लिखी जाती है वो सब इस लैंग्वेज में लिखा जाता था। अब हम आगे देखते हैं, ये हो गए माओइस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं अगले रूलर जो हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं। अगले रूलर जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, इनका नाम है चश्ताना। चश्ताना जो है ये इनका जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेट माना जाता है इनके रूल का, वो माना जाता है 78 एडी से लेके तो 130 एडी तक। आप जानते हैं कि शके जो कैलेंडर होता है, इंडियन कैलेंडर जिसे हम कहते हैं, उसमें शकेज लिखा जाता है, शका। तो शक जो डायनेस्टी था वहां से ये शके आया हुआ है, और 78 साल पीछे है ये कैलेंडर। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये यही माना जाता है कि यही से ये कैलेंडर जो है ये आया होगा, बट इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। इनको जोड़ा जाता है कनिष्का से भी जोड़ा जोड़ा जाता है, जो कुषाण के थे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दूँगा, बट शक डायनेस्टी से ये कैलेंडर इसी नाम से आया हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे हमें पता चलती है। सो ये आगे हम पढ़ेंगे कनिष्का का, जब हम रूल पढ़ेंगे कुशांश में, तब भी आपको ये चीज़ें मैं डिटेल में फिर से बताऊँगा, और क्या एक्सेप्टेड चीज़ें हैं ये भी बताऊँगा। तो इस बारे में आप टेंशन मत लीजिए। आप अभी अपने घर का जो इंडियन कैलेंडर है उसे ढूँढ लीजिए, उसमें आप ईयर देख लीजिएगा, आपको जो ईयर वहाँ दिखेगा वो 78 ईयर्स पीछे आपको दिखेगा वो कैलेंडर का ईयर। ओके, सो ये जो चश्ताना थे ये शका रूलर थे। वेस्टर्न क्षत्रप जो है ये उन्होंने जीता हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्टर्न क्षत्रप, ये जो है ये चश्ताना जीत चुके थे। तो ये जगह चश्ताना था जहाँ पे ये रूल करते थे। दूसरी बात ये है कि उज्जैन के आसपास आती है ये पूरा जो रूल है वो। शका ईरा जो है वो यहाँ से ही शुरू हुआ, ये 78 एडी से ऐसा माना जाता है। यानी ये जो थे ये सक्सेसफुल नहीं रहे, ये अनसक्सेसफुल रहे इंडो ग्रीक को निकालने में, बट चश्ताना ने निकाल दिया, और 78 एडी से शुरू होता है ये शका रूल। इसीलिए शका का कैलेंडर जो है वो भी 78 ईयर्स पीछे है। अब हम देखते हैं कि टोलेमी जो है उन्होंने ये कहा है कि ये इनका मेंशन टोलेमी ने भी किया हुआ है। सो टोलेमी एक तरह से ऑथर या फिर मैथमेटिशियन आप कह सकते हैं। इन्होंने इनका नाम टियास्थेनिस या फिर टेस्टेनिस ये नाम से कहा गया है चश्ताना को। तो ये यहाँ से भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये जो आपको कॉइन दिख रहा है इसमें जिनकी पिक्चर बनी हुई है, ये है चश्ताना, जो रूलर हुआ करते थे शका डायनेस्टी के, जिन्होंने यहाँ सक्सेसफुली इंडिया में अपना रूल जमा लिया था। सो यहाँ पे उस वक्त की पेंटिंग्स या फिर उस वक्त कोई मोबाइल्स या फिर कैमराज नहीं थे, तो हमें यही चीज़ें देख के हमें देखना पड़ता है किस तरह से दिखते होंगे। तो ये थे चश्ताना, जो एक और इम्पोर्टेंट रूलर बनते हैं। अब हम आगे जो इम्पोर्टेंट रूलर देखते हैं वो बनते हैं रुद्रमान फर्स्ट। रुद्रमान फर्स्ट जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट रूलर माने जाते हैं शक डायनेस्टी के, और इनके लिए मोस्ट एक्सेप्टेड जो इनका रीजन माना ये रीन माना जाता है, जो इनका पीरियड माना जाता है वो है 130 एडी से लेके 150 एडी तक। सो 150 एडी में तो इनकी डेथ ही हो गई थी रुद्रमान फर्स्ट। ये कॉइन पे जिनका आपको पिक्चर दिख रहा है ये है रुद्रमान फर्स्ट। ये ग्रैंडसन थे चश्ताना के बाद। चश्ताना का एक बेटा था, उनके बाद ये आते हैं रूल करने, जिनका नाम होता है रुद्रमान फर्स्ट। ये ग्रैंडसन थे, उनके पोते थे। उनका किंगडम जो था वो काफ़ी उन्होंने बढ़ाया था। जहाँ उनके किंगडम में कोकन आ चुका था, नर्मदा वैली तक उन्होंने बढ़ा लिया था। काठियावाड़ जो रीजन आता है, या फिर गुजरात के कोई बाकी पार्ट्स है, या फिर मालवा रीजन के बाकी पार्ट्स है, इतना बड़ा इन्होंने एम्पायर बनाया था। और इस तरह से इंडो ग्रीक या फिर इंडो सीथियन किंगडम हमें इस वक्त दिखता था। सो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रुद्रमान के एरिया के बारे में। अब आपको ये भी बता देता हूँ कि सुदर्शन लेक करके एक लेक है काठियावाड़ में। ऐसा माना जाता है कि उसका रिपेयरिंग का जो भी वर्क किया है वो रुद्रमान फर्स्ट ने ही किया है। उसके साथ साथ उन्होंने शादी की थी हिंदू वुमेन से, जिसके चलते वो हिंदुइज्म में भी कन्वर्ट हो गए थे। ये भी हमें सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलती है। उनको टाइटल दिया गया है मकाक्षत्रप।
है ना? तो जब वो किंग बन जाते हैं तो उन्हें मका क्षत्रप कहा गया था। क्षत्रप, क्षत्रपी ये सब जो वर्ड्स है ये इनके जो लैंग्वेजेज़ है इसमें यूज़ होते थे। उसके साथ-साथ ही मेंटेन्ड मैरिटल रिलेशंस विद सातवाहनास। सातवाहनास जो एक तरह से इंडिया पे रूल करते थे उस वक़्त, यहाँ पे आपको दिख रहा है सातवाहना एम्पायर। तो इन लोगों ने यहाँ पे अगर ये पहुँच चुके हैं ये क्षत्रप में, तो यहाँ से उन्होंने क्षत्रप यानी आप किंगडम कह सकते हैं। सो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये इन्होंने इनके जो भी बाउंड्री इनके जो बॉर्डर शेयर करने वाले किंगडम्स थे, उनके साथ उन्होंने अच्छे रिलेशन बना रखे थे। तो रिलेशन किस तरह से? तो उन्होंने मैरिटल जो भी रिलेशंस है वो बना के रखे थे। यहाँ की जो प्रिंसेस है उनसे शादी कर ली थी। सो उस कारण सातवाहन के साथ भी इनके अच्छे रिलेशन थे क्योंकि ये दामाद हो चुके थे सातवाहनास के। उसके साथ-साथ वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी जो है, जो इनके सन इन लॉ थे, वो भी एक तरह से यहाँ यानी सतकर्णी जो थे ये एक रूलर थे और इनको भी इन्होंने सन इन लॉ बना लिया था, इनसे भी इन्होंने रिलेशन बना लिया था, जिसके चलते इन पे अटैक होने के चांसेस कम थे। बट उन्होंने काफ़ी सारे वॉर भी लड़े हैं, ये भी हमें पता चलता है इन लोगों के साथ। हो सकता है ये वॉर ये सब चीज़ों के पहले उन्होंने लड़े हो या काफ़ी बा अलग-अलग जो रूलर्स हैं उनके साथ लड़े हो। सो इस तरह से ये चीज़ें हमें पता चलती है और उन्होंने संस्कृत लिटरेचर और कल्चरल आर्ट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है रुद्रमान ने। संस्कृत का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ था रुद्रमान के टाइम पे। मैं आपको ये भी बता दूँ कि चेष्ट संस्कृत ये एक जो संस्कृत है इसका जो फॉर्म है चेस्ट फॉर्म, तो इसको बनाया गया था इन्हीं के वक़्त इन्हों बनाया तो पहले ही था बट सबसे लॉन्ग इंस्क्रिप्शन जो लिखा गया, सबसे लंबा जो लिखा गया कहीं पे भी वो इन्हीं के वक़्त लिखा गया था रुद्रमान फर्स्ट के वक़्त। तो ही इश्यूड द फर्स्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन च चास्ट संस्कृत। ओके, सो चेस्ट संस्कृत में यहाँ पे लिखा गया था। सो ये थी इन्फॉर्मेशन रुद्रमान के बारे में। अब हम आज के टॉपिक से सबसे आखिरी चीज़ यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं और वो है डिक्लाइन ऑफ शकाज़। जो शकाज़ थे इनका डिक्लाइन कैसा हुआ? इन्होंने इतना बड़ा किंगडम बनाया बट इनका डिक्लाइन हुआ। वो क्या डिक्लाइन था ये देखते हैं। इनका जो भी किंगडम था ये खत्म किस तरह से होते गया। सबसे पहले शका एम्पायर जो था ये डिक्लाइन होने लगे जब उनकी हार हुई थी सातवाहनास के हाथों। सातवाहना में भी जो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं सातवाहनास को। तो सातवाहनास में गौतमीपुत्र सतकर्णी जो थे उन्होंने शकाज़ पे अटैक कर दिया और शकाज़ को हरा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सातवाहना ने। अटैक करने के बाद जब हरा दिया तभी से ये किंगडम जो था ये बहुत कमज़ोर होने लगा। जो शकाज़ रूल था नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान में वो ख़त्म हुआ जब एज़ ए सेकंड जो है इनकी डेथ हो जाती है। ये भी एक तरह से शकाज़ थे। इनकी डेथ हो गई और ये रीजन जो था ये कुषाण के पास आ गया। कुषाण लोग जो थे उन्होंने इन पे अटैक कर दिया और कुषाण ने इसको अपने अंडर ले लिया। आगे हम कुषाण को पढ़ने वाले हैं। सो ये सब चीज़ें आपको पता ही चलेगी किस तरह से ये होता है। और अगर हम वेस्टर्न इंडिया की बात करें, वेस्टर्न इंडिया में उनका जो रूल था वो 4th सेंचुरी एडी में ख़त्म होता है। जब लास्ट वेस्टर्न क्षत्रप शका जो था जिनका नाम था रुद्रसिम्हा रुद्रसिम्हा थर्ड जो थे उनको चंद्रगुप्त टू ने हराया। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त टू जो है ये अलग है, ये गुप्ता डायनेस्टी के हैं। इन्होंने हराया था रुद्रसिम्हा जो थे क्षत्रप शक उनको। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये रीजन कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जो वेस्टर्न क्षत्रप दिख रहा है ना ये रीजन जीत लिया था गुप्ता ने, ये रीजन जीत लिया था कुषाण ने। इस तरह से ये पूरा रीजन ये कुछ रीजन जीत लिया था सातवाहना ने। तो इस तरह से ये जो जितना भी रीजन है एक तरह से खत्म होते गया और ये धीरे-धीरे करके डिक्लाइन कर गए। तो शकाज़ का डिक्लाइन हुआ, उनके जगह फिर कुषाण आपको देखने मिलेंगे आगे और गुप्ता डायनेस्टी भी देखने मिलेगी आपको, सातवाहनास भी देखने मिलेंगे। सो ये सब चीज़ें हम आगे के लेक्चर्स में ज़रूर पढ़ेंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन शकाज़ के बारे में। तो अब हम शकाज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम पार्थियंस और कुषाण को स्टडी करेंगे। उसके साथ-साथ यहाँ आपको सातवाहनास, कान्वा, शुंगा, छेदी डायनेस्टी ये सब डायनेस्टीज़ भी हम कवर करेंगे।